हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सब्सिडी। अंग्रेजी में भी सब्सिडी कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी का क्या मतलब होता है। सब्सिडी से तात्पर्य होता है कि सरकार के द्वारा नागरिकों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी। हिंदी में अनुदान भी कह सकते हैं, या फिर आर्थिक शब्दों में कहें तो किसी भी उत्पाद की जो आर्थिक लागत है मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट है, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है, इनके मध्य के अंतर को यदि सरकार के द्वारा वहन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बताना है सब्सिडी से मतलब है सरकार के द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, या फिर किसी उत्पाद की जो आर्थिक लागत है मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसके मध्य के अंतर को यदि सरकार के द्वारा वहन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। अब सब्सिडी को बहुत जगह पे अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोई इसे राज सहायता कहते हैं, क्यों, क्योंकि राजा के द्वारा दी गई सहायता, या फिर जो हमारा राज व्यवस्था के द्वारा दी गई सहायता। उपादान, इमदाद, अनुदान, सहायकी, इसे कई नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं सरकार ऐसा करती ही क्यों है, आखिर सब्सिडी के क्या उद्देश्य है देने के। सबसे पहले सामाजिक न्याय को बढ़ाना। क्यों, क्योंकि जो अमीर होते हैं ये तो अपनी सहायता खुद कर लेते हैं, गरीब अपनी सहायता खुद नहीं कर पाते। साथ ही साथ जो वंचित वर्ग होते हैं वह कितने भी प्रयास कर ले, वह अपनी सहायता कई बार खुद नहीं कर पाते हैं, तो उनको सब्सिडी या उपादान या फिर अनुदान देना पड़ता है। आर्थिक उत्पादन को यदि बढ़ाना है तो भी कई बार सब्सिडी देने की जरूरत पड़ती है। निर्यात को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ बाजार के असंतुलन को दूर करने के लिए, जैसे बाजार में मुद्रास्फीति है या फिर मंदी है, तो ऐसी स्थिति में सब्सिडी देना अनिवार्य हो जाता है। अब भारत की सब्सिडी की बात करें तो भारत में कितने तरह की सब्सिडियां दी जाती है या अनुदान दिए जाते हैं। खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडी, उर्वरक या फर्टिलाइजर सब्सिडी, ईंधन सब्सिडी या फ्यूल सब्सिडी, सरकारी गवर्नमेंट सब्सिडी, प्रोत्साहन या इंसेंटिव सब्सिडी, कृषि क्षेत्र की सब्सिडी। तो ये सब्सिडियाँ हैं जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। सबसे पहले आती है मेरी खाद्य सब्सिडी या फूड सब्सिडी की बात करें तो खाद्य वस्तुओं के लिए सब्सिडी, जैसे कि हमारे पीडीएस होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी जाती है। मिड डे मील अर्थात प्रधानमंत्री पोषण अभियान, जो नया नाम है इसका प्रधानमंत्री पोषण अभियान है, पहले इसको मिड डे मील कहते थे, जिसमें कक्षा 8वीं तक जो स्कूलों के अंदर जो मध्याह्न के अंदर जो भोजन दिया जाता था बच्चों को, वो हमारा मिड डे मील कहलाता है। पोषाहार सब्सिडी है। अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत हम एक परिवार को 35 किलो अनाज वहनीय कीमत है उस पर उपलब्ध कराते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। तो ये सब हमारी क्या खाद्यान्न सब्सिडी कहलाएगी। फिर आती है हमारी उर्वरक सब्सिडी या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी जैसे कि हम एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनके लिए जो सब्सिडी देते हैं तो यूरिया सब्सिडी है। फिर ईंधन सब्सिडी की बात करें, जैसे कि हम एलपीजी गैस के ऊपर सब्सिडी देते हैं। जैसे मुख्यमंत्री हमारे एलपीजी गैस योजना चल रही है राजस्थान के अंदर, जिसमें 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है, तो हमारी फ्यूल सब्सिडी या ईंधन सब्सिडी है। फिर बात करें हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी या फिर सरकारी सेवाओं की बात करें तो सरकारी सब्सिडी के तहत बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे हमारी एजुकेशन, स्कूलें चलती है, स्वास्थ्य अस्पताल डिस्पेंसरियाँ चलती हैं, कौशल विकास के बहुत सारे केंद्र हैं। जो सरकार की सेवाएं हैं ये भी एक तरह की सब्सिडी है। क्यों, क्योंकि सरकार के द्वारा ये चीज़ें मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर इंसेंटिव सब्सिडी, इंसेंटिव सब्सिडी की बात करें हम, ये प्रोत्साहन सब्सिडी, तो इसमें सेज के अंदर छूट दी जाती है, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनके अंदर टैक्स की छूट दी जाती है। मेक इन इंडिया के अंदर छूट देते हैं। कई बार ऋण पर भी या फिर लोन पे सब्सिडी दी जाती है। स्टार्टअप इंडिया के लिए सब्सिडी दी जाती है। पीएलआई अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इसमें जब यदि आप प्रोडक्शन करते हो किसी विशेष क्षेत्र के लिए तो आपको सब्सिडी दी जाती है। अब बात करें कृषि क्षेत्र की जो सब्सिडियाँ हैं उनकी, तो कृषि क्षेत्र की जो सब्सिडियाँ हैं उनकी हम बात करें तो रेड बॉक्स सब्सिडी, अम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, विशेष और विविधात्मक बॉक्स सब्सिडी,
पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 6,000 रुपये, कितने, 6,000 रुपये 3 किस्तों में देते हैं। कितने, 3 किस्तों में देते हैं 6,000 रुपये। और ये किसके अंतर्गत देते हैं हम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो रेड बॉक्स सब्सिडी के अंदर ये पहली सब्सिडी आती है, रेड बॉक्स सब्सिडी। इसके अंदर तो हम सब्सिडी दे ही नहीं सकते किसानों को। क्या, इस सब्सिडी के अंदर क्या होता है, किसानों को बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, इस प्रकार की सब्सिडी होती है जो वर्तमान में दी तो जाती है, लेकिन यह क्या है, ये हमारे बाजार को विकृत करती है, अर्थात बाजार के बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडियाँ होती है जिसमें किसानों को डायरेक्टली ये तो सब्सिडी नहीं दी जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली दी जाती है। उनको अपने देश, जो विकासशील देश है, उस समय के अनुसार ठीक करेंगे, अर्थात कम करने का प्रयास करेंगे। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, इस प्रकार की सब्सिडी दी जा सकती है और ये क्या, बाजार को विकृत नहीं करती है। तो विशेष और विवादात्मक बॉक्स सब्सिडी, कई बार क्या, किसी विशेष वस्तु, जैसे हमारे ट्रैक्टर होते हैं, यंत्र होते हैं, इनके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है, और ये तो हमने देख ही लिया है। फिर आता सब्सिडी कितने तरह की होती है, सब्सिडी के प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उत्कृष्ट और गैर उत्कृष्ट। तो 6 प्रकार की सब्सिडियां होती है। सबसे पहले आती है मेरी सामाजिक सब्सिडी या सोशल सब्सिडी की बात करें, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी हमारी सामाजिक सब्सिडी कहलाती है। जैसे कि हमारे ओल्ड एज पेंशन होती है, वृद्धावस्था पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन, गरीबों को खाद्यान्न दिया जाता है। तो हमारे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये पेंशन या फिर व्यवस्था की जाती है। फिर होते हैं मेरी आर्थिक सब्सिडी। क्या, आर्थिक सब्सिडी, तो आर्थिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी हमारी आर्थिक सब्सिडी कहलाती है। जैसे स्टार्टअप के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, सेज के लिए दिया जाने वाली सब्सिडी, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए सब्सिडी दी जाती है। किसानों को एमएसपी दी जाती है, अर्थात जो उनका खाद्यान्न है उनके एमएसपी पर खरीद की जाती है। ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है। मशीन आदि की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। तो ये हमारी जो आर्थिक सब्सिडी, ये इकोनॉमिक सब्सिडी कहलाती है। अब आती है हमारी प्रत्यक्ष सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी की बात करें तो ऐसी सब्सिडी जिसका उल्लेख बजट में किया जाता है, तो वो कहलाती है हमारी प्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी किसे कहते हैं, वो सब्सिडी जिसका उल्लेख कहाँ किया जाता है, बजट में। यदि प्रत्यक्ष सब्सिडी लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है, जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या फिर डीबीटी कहा जाता है। जैसे हमारे एलपीजी की सब्सिडी है, वो भी डीबीटी के माध्यम से, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। फिर आता है अप्रत्यक्ष सब्सिडी। कौन सी आती है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी की बात करें हम तो ऐसी सब्सिडी, अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसे कहते हैं, तो ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में कोई उल्लेख नहीं होता है, अर्थात लाभार्थी को अप्रत्यक्ष रूप से ये सब्सिडी प्राप्त होती है। जैसे उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी, अर्थात कोई एक बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना दी जाए, तकनीक पर खर्च की गई सब्सिडी। तो कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी पुलियाएँ बनाई जाती है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी तकनीकी पर सब्सिडी दी जाती है। लोन पर दी गई सब्सिडी, आयात निर्यात पर दी गई सब्सिडी, अनुसंधान और विकास पर दी गई सब्सिडी। ये क्या सब्सिडियाँ होती है, इसका इनका क्या है, बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं होता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, जनता को दी जाती है। फिर आती है उत्कृष्ट सब्सिडी। क्या, उत्कृष्ट सब्सिडी या फिर मेरिट सब्सिडी की बात करें तो ऐसी सब्सिडी जिसका लाभ समाज के बहुत बड़े हिस्से या गरीबों को मिलता है, अर्थात जो समाज के सबसे बड़े हिस्से या गरीबों को मिलता है, उन्हें मेरिट सब्सिडी या उत्कृष्ट सब्सिडी कहते हैं। जैसे कि कोई स्कूल खोल देना, कोई अस्पताल खोल देना। स्कूल खोलने से शिक्षा मिलती है, अस्पताल खोलने से स्वास्थ्य, हमारे रेलवे स्टेशन को बना देंगे तो रेलवे किराया मिलेगा। तो इस तरह की हमारी क्या होती है, उत्कृष्ट सब्सिडी कहलाती है। और फिर होती है दूसरी हमारी गैर उत्कृष्ट सब्सिडी। तो ऐसी सब्सिडी जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है, क्या, व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है, अर्थात इसका लाभ किसी विशेष व्यक्ति को मिलता है, तो गैर मेरिट सब्सिडी या गैर उत्कृष्ट सब्सिडी कहते हैं। जैसे पेट्रोल पर मिलने वाली सब्सिडी, तो यदि इस प्रकार की सब्सिडी होगी तो ये केवल उसी को मिलेगी जो गाड़ी चलाता है। डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी तो वही उसी व्यक्ति को मिलेगी जो डीजल की गाड़ी चलाएगा। और एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी, तो ये सब्सिडी केवल उन्हीं को मिलती है जो एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, विशेष व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाता है। फिर आती है हमारी खाद्य सब्सिडी। खाद्य सब्सिडी की बात करें हम तो खाद्य सब्सिडी क्या होती है, ऐसी सब्सिडी जो वहनीय कीमतों पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए दी जाती है।
ऐसी सब्सिडी जो क्या वहनीय कीमत पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए दी जाती है हमारी खाद्य सब्सिडी कहलाएगी। जैसे कि हमारे पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील होता है, ये सब। अब बात करें हमने पीडीएस की, तो बात करें पीडीएस के, हमने सब्सिडी की तो बात कर दी। सब्सिडी होने से फायदा क्या है, अर्थात सब्सिडी की सकारात्मक पहलू या सब्सिडी की क्या क्या लाभ है। सब्सिडी क्या करती है, कमजोर और वंचित वर्ग है उनके कल्याण को बढ़ाती है। क्या करती है, जो वंचित और कमजोर वर्ग है उनका कल्याण बढ़ाती है। सब्सिडी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करती है। सब्सिडी क्या करती है, संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करती है, अर्थात कोई भी संसाधन है वो सभी को मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करती है। सब्सिडी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी चुनौतियां इनका सामना करने में सहायता करती है। किन किन का, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी चुनौतियां होती है, इनका सामना करने में मदद करती है। आर्थिक सब्सिडी उत्पादकों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। मुद्रास्फीति और मंदी से देश के जो नागरिक और उद्योग है इनको संरक्षण मिलता है। किससे, सब्सिडी से। सब्सिडी से क्या होता है, राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सबके सामने आता है। क्या होता है, सब्सिडी से राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सुनिश्चित होता है। अब ऐसा नहीं है सब्सिडी के केवल फायदे होते हैं, सब्सिडी के कुछ नुकसान भी होते हैं या फिर सब्सिडी की कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि सब्सिडी से क्या होता है, राजस्व घाटा बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है। जो हमारा सब्सिडी का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये बढ़ता है, जो नहीं बढ़ना चाहिए। 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें 20% तो केंद्र सरकार का और 40% तो केंद्र सरकार का और 20% राज्य सरकार का होता है, तो ये बढ़ता है। इससे सब्सिडी क्या करती है, क्रय शक्ति में वृद्धि करती है, न कि जीवन शक्ति में। सब्सिडी क्या करती है, लीकेज की समस्या को पैदा करती है, अर्थात जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए उसको इसके फायदा नहीं मिल पाता। सब्सिडी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सब्सिडी के कारण सार्वजनिक पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता, अर्थात जो पैसा पुलिया, रोड, नेशनल हाईवे या चीज़ें बनाने में लगता वह सब्सिडी में खर्च हो जाता है। सब्सिडी क्या बाजार प्रतिस्पर्धा के नियमों को विरुद्ध मानी जाती है। वंचित लोग सब्सिडी के कारण स्वावलंबी नहीं बन पाते और हमेशा सरकार पर निर्भर रहते हैं, अर्थात हमेशा सरकार से उनको कुछ न कुछ चाहिए और नहीं मिलने पर हमेशा शिकायत करते हैं। तो हमने सब्सिडी देख ली। अब सब्सिडी से संबंधित एक ही योजना हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, जिसको डीबीटी स्कीम कहते हैं। तो डीबीटी स्कीम की बात करें, अर्थात पहले क्या कैश दिया जाता था फायदा, अब क्या खाते में भेजा जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की शुरुआत 1 जनवरी 2013 से की गई थी। कब से, 1 जनवरी 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी। हमारे डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सबसे बड़ी योजना हमारे 1 जनवरी 2015 को पहल नाम से शुरू की गई थी, जब एलपीजी गैस सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी गई थी। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की दूसरी सबसे बड़ी योजना पीएम किसान योजना है। कौन सी, दूसरी योजना हमारी पीएम किसान योजना। पहली योजना जिसमें हमारी जो सब्सिडी या फिर अनुदान है इसको डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का क्या उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए द्वारा दी गई सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना है। अब बात करते हैं डीबीटी की, तो डीबीटी के फायदे क्या हैं, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वास्तविक लाभार्थी को सब्सिडी मिलती है इससे, जिससे सब्सिडी लीकेज की समस्या में कमी आती है। सब्सिडी वितरण में प्रशासनिक लागतों में कमी आती है, खर्चा कम लगता है। सब्सिडी के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, सरकार को राजकोषीय घाटा कम होता है। दलाल और बिचौलिए होते हैं, उनके उन्मूलन से क्या होता है कि सब्सिडी वितरण में लीकेज को रोकना संभव होता है। क्यों, क्योंकि इससे दलालों की कमी हो जाती है। इससे क्या, भ्रष्टाचार में कमी आती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की चुनौती की बात करें तो सब्सिडी तो दे दी जाती है, सीधे खाते में पैसा आता है, व्यक्ति क्या करता है उसे शराब, नशाखोरी आदि इनमें उनको खर्चा कर देता है। बैंकिंग आधारभूत संरचना के विकास नहीं होने के कारण गरीब व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। अर्थात ऐसे गरीब जिनके पास बैंक खाता नहीं है उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। लोगों को डीबीटी की जानकारी नहीं है, खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम की समस्या तो सबसे बड़ी है। अर्थात लोग क्या करते हैं, ऐसे खातों को हैक कर लेते हैं और क्या करते हैं, उनके जो पैसे हैं उनको निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस तरह आज हमने जो सब्सिडी है उसके बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।